26 दिसंबर 2024। अजरबैजान एयरलाइंस के कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त एम्ब्रेयर विमान के 2 यात्रियों ने रॉयटर्स को बताया कि जब विमान दक्षिणी रूस के पास पहुंचा, उन्होंने कम से कम एक तेज धमाका सुना। दक्षिणी रूस के उस क्षेत्र से बचने के बाद जहां मॉस्को ने बार बार यूक्रेनी ड्रोन के खिलाफ वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया है। अजरबैजान एयरलाइंस की उड़ान 8243। विमान बाकू अजरबैजान से रूस के ग्रोजनी के लिए उड़ान भर रहा था, जिसमें 67 यात्री नए साल की छुट्टियों के बाद घर लौट रहे थे। लेकिन वाक्य अधूरा है। कुछ बहुत बुरी तरह से गलत हो गया। यह वीडियो वह पल दिखाता है जब 38 लोग मारे गए। रूस ने तुरंत जिम्मेदारी से इनकार कर अजीबोगरीब सिद्धांत गढ़े। उन्होंने कहा कि यह गैस सिलेंडर फटने से हुआ है, लेकिन यह हादसा। उन्होंने एक और अधिक खतरनाक बात का खुलासा किया, ऐसी चीज जो हर दिन यूरोप के आसमान में हो रही है, ऐसी चीज जो विश्व को नए संघर्ष की ओर ले जा सकती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सैकड़ों विमान अपने नेविगेशन सिस्टम खो रहे हैं हर हफ्ते, और इससे नाटो बेहद घबराया हुआ है। पहली बार उन्होंने पुतिन को सीधा अल्टीमेटम दिया, अगर इन हस्तक्षेपों की वजह से कोई वाणिज्यिक विमान गिरता है तो जवाब दिया जाएगा, एक सैन्य जवाब। लेकिन क्या पुतिन वाकई इस टकराव से बचना चाहते हैं? क्या यह अदृश्य युद्ध किसी विशाल योजना का अंग है? यही मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि आप एक वाणिज्यिक विमान उड़ा रहे हैं और एस्टोनिया के टार्टू हवाई अड्डे के पास पहुंच रहे हैं। अचानक सभी जीपीएस उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। अब आप सटीक रूप से नेविगेट नहीं कर सकते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रेडियो पर चिल्लाता है कि आप तुरंत लैंडिंग को रोक दें। यह कोई कल्पना नहीं है। यह इतनी बार हुआ कि फिनेयर, जो यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक है, ने इस शहर के लिए सभी उड़ानें 1 महीने से भी ज्यादा समय के लिए रद्द कर दी। वे अब सुरक्षित तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। अब पहली चौंकाने वाली जानकारी आ रही है। 350 व्यावसायिक उड़ानों पर हर दिन हमला किया जाता है। मैं 1 हफ्ते या 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, हर दिन। पिछले साल मार्च में सिर्फ 48 घंटों में 1600 विमानों पर असर पड़ा था। लेकिन रुको, मैंने हमला क्यों कहा? इन विमानों के साथ असल में हो क्या रहा है? देखो, एक अहम फर्क है जो तुम्हें समझना चाहिए। रूस 2 अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जैमिंग और स्पूफिंग। दूसरी तकनीक भी उतनी ही खतरनाक है जितना आप सोचते हैं। जैमिंग आसान है। यह ऐसा है जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो जब आप फोन पर बात कर रहे हो। रूस एक शक्तिशाली सिग्नल प्रसारित करता है जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को पूरी तरह से जैम कर देता है। पायलट को सिग्नल खोने का एहसास होते ही वह उचित कदम उठा सकता है। यह खतरनाक है, लेकिन कम से कम उसे पता है कि कुछ गलत है। अब स्पूफिंग, यह पूरी तरह से अलग है। यह ऐसा है जैसे कोई आपके कार के जीपीएस को फर्जी बना दे ताकि आपको लगे कि आप घर जा रहे हैं। वास्तव में आपको एक खाई की ओर ले जाया जा रहा है। पायलट जीपीएस की जानकारी देखता रहता है जो गलत होती है। उसे लगता है कि वह सही राह पर है, पर उसे धोखा हो रहा है। और यह सबसे डरावना बिंदु है। रूस जामिंग से स्पूफिंग की ओर बढ़ रहा है। 2025 में अधिकतर हमले स्पूफिंग प्रकार के हो चुके हैं। यह एक जानबूझकर की गई बढ़ोतरी है, परंतु हमें कैसे ज्ञात है कि यह रूस से आ रहा है? हमें कैसे पक्का पता है? पोलिश वैज्ञानिकों ने अपराध जांच जैसा काम किया।
उन्होंने हजारों उड़ानों के डेटा का विश्लेषण किया, सिग्नल गिरावट का अध्ययन किया, रेडियो तरंगों के पहुंचने का समय मापा और हस्तक्षेप के स्रोत को एक कीमी की सटीकता से त्रिकोणित किया। नतीजा, कालिनिनग्राद में 2 विशिष्ट स्थान, ओकुनेवो का एंटीना परिसर और बाल्टिस्क का नौसैनिक अड्डा। अब कोई शक नहीं रह गया था, यह हस्तक्षेप रूसी सैन्य ठिकानों से आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कालिनिनग्राद क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, कालिनिनग्राद एक रूसी क्षेत्र है जो बाकी रूस से पूरी तरह से अलग थलग है। यह पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक रूसी द्वीप की तरह फंसा हुआ है। पुतिन के लिए यह छोटा सा क्षेत्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह नाटो के दिल की ओर सीधा तना हुआ एक खंजर है। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। एक संकरा जमीन का गलियारा है जो सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा है, जो बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाकी नाटो से जोड़ता है। इसे सुवाल्की गलियारा कहते हैं। अगर रूस इस गलियारे को काटने में सफल होता है, कालिनिनग्राद और बेलारूस से एक साथ आगे बढ़ते हुए, तो बाल्टिक देश पूरी तरह कटे हुए हो जाएंगे। नाटो के लिए उन्हें जमीनी मार्ग से बचाना लगभग असंभव होगा और यही वजह है कि पुतिन ने कालिनिनग्राद को एक असली किले में बदल दिया है। वहां दुनिया की सर्वाधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां तैनात हैं। मुर्मांस्क बीएन की रेंज 8000 किमी तक है और यह वैश्विक स्तर पर नाटो के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में बाधा डाल सकता है। लेकिन इसमें कुछ और भी ज्यादा खतरनाक है। कालिनिनग्रादो में भी परमाणु क्षमता वाले स्कैंडर मिसाइल तैनात है। ये मिसाइलें कुछ ही मिनटों में बर्लिन, वार्सो जैसी यूरोपीय राजधानियों को निशाना बना सकती हैं। तो पुतिन सिर्फ नागरिक विमानों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वे एक तरह से नाटो की रक्षा प्रणाली की भी परीक्षा ले रहे हैं, प्रतिक्रिया समय का अध्ययन कर रहे हैं, पश्चिमी गठबंधन में कमजोरियां तलाश रहे हैं और भी बहुत कुछ है। आपको अजरबैजान एयरलाइंस की उड़ान के हादसे की याद है जो मैंने शुरुआत में दिखाया था, वो भयानक वीडियो जिसमें विमान गिर रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि रूस ने कैसे प्रतिक्रिया दी। पहले उन्होंने सब कुछ नकार दिया, फिर उन्होंने पागल साजिश सिद्धांत गढ़े, उन्होंने पक्षियों से टकराने, गैस सिलेंडर फटने जैसी बातें कही, जिम्मेदारी से बचने के लिए कुछ भी कहा। जब आखिरकार सबूत नकारा नहीं जा सका तो पुतिन ने बहुत सोच समझकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि यह दुखद हादसा रूसी हवाई क्षेत्र में हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना कि रूस ने विमान गिराया था। काम शुरू करने से पहले दुर्भाग्यवश मुझे आज अक्ताऊ में हुई त्रासदी के बारे में कुछ शब्द कहना है। एक विमान दुर्घटना में कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, मैं आपकी ओर से मृतकों के परिजनों और सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अब सोचिए, अगर यह और बड़े स्तर पर हो जाए, अगर रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के कारण यूरोपीय या अमेरिकी नागरिकों से भरा कोई वाणिज्यिक विमान बाल्टिक सागर में गिर जाता है, तो क्या पुतिन बिल्कुल यही रणनीति अपनाएंगे? हालिया घटनाएं हमें यही दर्शाती है। वह शायद इनकार करेंगे, नई थ्योरी बनाएंगे, नाटो को दोषी ठहराएंगे, गलत जानकारी फैलाएंगे, जिससे नाटो की तेज और एकजुट प्रतिक्रिया देना मुश्किल होगा। जब पश्चिमी देश सबूतों पर चर्चा और सहमति बनाने का प्रयास करते हैं, पुतिन उस समय का फायदा उठाकर अपनी कहानी तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर नाटो फिर भी जवाब देने का फैसला करता है तो क्या होगा? विकल्प क्या है? पहला विकल्प होगा अप्रत्यक्ष दबाव, यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देना, नई आर्थिक प्रतिबंध लगाना, पश्चिमी हथियारों के उत्पादन को तेज करना। CBS न्यूज 24/7 में आपका पुनः स्वागत है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे इस हफ्ते वॉशिंगटन में हैं। वह राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश और रक्षा सचिव मार्को रूबियो तथा पीट हेग्सेथ से मुलाकात कर रहे हैं। वह कैपिटल हिल के एक पार्क में भी सीनेटरों से मिलने की योजना बना रहे हैं। CBS न्यूज की कांग्रेस संवाददाता कैटलिन हुई बर्न्स राष्ट्रपति और रुट्टे के बीच हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करीब से नजर रख रही हैं। आज सीनेटरों की क्या स्थिति है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तव में काफी लंबी थी। यह एक जटिल मुद्दा है और निश्चित रूप से सीनेटर इस पर ध्यान दे रहे थे। उस बातचीत का अधिकांश हिस्सा यूक्रेन को हथियारों के रूप में दी जाने वाली सहायता के बारे में था। यहाँ कैपिटल हिल पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वे रूस के खिलाफ प्रतिबंध पारित करेंगे ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके, उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जा सके। और यहाँ सीनेटरों के बीच खासकर रिपब्लिकन लोगों का मानना है कि इससे इस युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। वही पुरानी बात है। समस्या यह है कि यह रणनीति 2022 से ही इस्तेमाल में है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह पुतिन को रुकने के लिए मजबूर कर पाएगी। दूसरा विकल्प ज्यादा जोखिम भरा होगा, एक गुप्त सैन्य कार्रवाई। नाटो साइबर हमलों का इस्तेमाल करके कालिनिनग्राद में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकता है, या वह विशेष बलों को भेजकर एंटेना और उपकरणों को शारीरिक रूप से नष्ट कर सकता है। यूक्रेन ने पहले ही दिखा दिया है कि यह संभव है। जनवरी में उन्होंने एक शानदार ऑपरेशन किया जिसका नाम था तेयादे अरान्या। रूस के क्षेत्र में तस्करी से लाए गए स्थानीय रूप से असेंबल किए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें मैन्युअल नेविगेशन से चलाया गया ताकि जीपीएस हस्तक्षेप से बचा जा सके। वे एक साथ 5 रूसी एयरबेस पर हमला करने में सफल रहे। यह साबित करता है कि रूसी लक्ष्यों को बिना पारंपरिक हवाई शक्ति के निष्क्रिय किया जा सकता है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन का पता चल जाता, अगर नाटो के सैनिकों को रूसी क्षेत्र में पकड़ लिया जाता, तो यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक आपदा होती। तीसरा विकल्प सबसे खतरनाक होता, कालिनिनग्राद पर सीधे हवाई हमले। नाटो के पास पहले से ही बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के तहत इस क्षेत्र में लड़ाकू विमान है। पोलैंड के पास 67 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 41 युद्ध के लिए तैयार है। एक समन्वित हवाई अभियान रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुविधाओं को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसे पुतिन द्वारा युद्ध घोषणा के समान देखा जाएगा। और यहां हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं, क्योंकि शायद, सिर्फ शायद, यही वो चीज है जो पुतिन चाहते हैं। मेरे साथ सोचिए, पुतिन नाटो के साथ युद्ध का जोखिम क्यों उठाएंगे? वे एक ताकतवर सैन्य गठबंधन को क्यों उकसाएंगे? इसका जवाब नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में हो सकता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम पेंच है, यह केवल तब लागू होता है जब नाटो के किसी देश पर पहला हमला हो। यदि पुतिन किसी नाटो देश को कालिनिनग्राद पर पहले हमला करने के लिए उकसाने में सफल होते हैं, तो वह कह सकते हैं कि रूस पर हमला हुआ है और अनुच्छेद 5 लागू नहीं होना चाहिए और नाटो को उस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए जिसे उन्होंने स्वयं प्रारंभ किया है। यह नाटो के भीतर एक बड़ी समस्या पैदा करेगा। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हिचक सकते हैं, तनाव कम करने की मांग कर सकते हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे देश शायद पूरी प्रतिक्रिया की मांग करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, खैर, शायद सहयोगियों का समर्थन करने और परमाणु युद्ध से बचने के बीच बंटा रहेगा। जबकि नाटो बहस कर रहा होगा और बंटा हुआ होगा। पुतिन कार्रवाई कर सकते हैं। शायद वह कालिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जा करने की कोशिश करे। शायद वह बाल्टिक देशों को एक एक करके अलग थलग कर दे। जबकि नाटो के बड़े सदस्य अभी भी यह चर्चा कर रहे होंगे कि क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बेहद जटिल स्थिति है, लगभग एक जाल। पुतिन ऐसा लगता है कि नाटो की अपनी संरचना को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यह सच है, तो यह समझा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप क्यों बढ़ रहा है। यह विमान गिराने के मजे के लिए नहीं, बल्कि किसी देश का धैर्य तोड़कर उसे पहले हमला करने को उकसाने के लिए है। हर रद्द की गई उड़ान, हर नेविगेशन सिस्टम को ब्लॉक किया जाना, हर पायलट को लैंडिंग छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना, यह सब यूरोपीय सरकारों पर दबाव बढ़ाता है। दबाव बढ़ने से पुतिन द्वारा चाही जाने वाली गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक और वजह है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। रूस का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिर्फ विमानों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है।
यह पूरी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है जो विमानन और समुद्री परिवहन का आधार है। यह एक और गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। विमानों और जहाजों की बीमा करने वाली बीमा कंपनियां भयभीत हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमलों को कैसे वर्गीकृत करना है यह उन्हें समझ नहीं आ रहा। जब कोई विमान मिसाइल से गिरा दिया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से युद्ध का कार्य है और इसके लिए एक विशेष प्रकार का बीमा होता है। विमान यांत्रिक खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक सामान्य घटना मानी जाती है जिसके लिए विशेष बीमा उपलब्ध होता है। लेकिन जब कोई विमान ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हैक होने के कारण गिरता है तो क्या यह युद्ध है या दुर्घटना? बीमा कंपनियों को समाधान नहीं पता, इसलिए वे या तो प्रीमियम बहुत बढ़ा रही हैं या फिर उस क्षेत्र में कवरेज ही समाप्त कर रही हैं। पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए हमला करना सीख लिया है। सिर्फ पर्याप्त जोखिम और अनिश्चितता पैदा करके वह यह कर पाते हैं कि यूरोपीय व्यापार को सहारा देने वाला पूरा वित्तीय तंत्र उस क्षेत्र में ढहने लगे। यह एक आर्थिक युद्ध है जो तकनीकी समस्या के आवरण में छिपा है। तो आने वाले महीनों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सभी संकेत दर्शाते हैं कि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। नाटो पहले से ही वैकल्पिक नेविगेशन प्रणाली विकसित कर रहा है। आरमॉड जैसे प्रोजेक्ट जो सैटेलाइट्स की जगह जमीन आधारित रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं 2026 तक ऑपरेशनल हो सकते हैं। यूरोप समय के खिलाफ जंग लड़ रहा है। उसे रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचाव करना है। दूसरी ओर उसे ऐसा उत्तर खोजना है जो उन्हें किसी जाल में न फंसाए। आपके विचार इस विषय पर क्या है? क्या आपको लगता है कि सबसे बुरे हालात में नाटो को कालिनिनग्राद पर हमला करने का जोखिम उठाना चाहिए या उन्हें कोई और विकल्प तलाशना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस कंटेंट ने यूरोप के आसमान में हो रही घटनाओं को समझने में मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।